परम पूज्य गुरु जी श्री अरविंद अंकुर जी को सादर प्रणाम। फेसबुक लाइव प्रोग्राम में उपस्थित सभी श्रावकों को सुस्वागतम। आज का प्रश्न कार्यकर्ता श्री शशांक जी छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से पूछ रहे हैं कि गुरुजी, देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों और फेलोशिप में प्रवेश के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया गया है, जो देश भर में प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है। गुरुजी, हाल ही में नीट और यूजीसी जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाने की दुर्घटनाओं को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। एनटीए जैसी राष्ट्रीय स्तर पर गठित एजेंसी से ऐसी चूक हो जाना इस प्रकार के उच्च स्तरीय परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करते हैं। गुरुजी, परीक्षा की वास्तविक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? इस प्रकार की घटना या चूक से बचने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? कृपया परीक्षा प्रक्रिया के वास्तविक स्वरूप के विषय में मार्गदर्शन करने की अपार कृपा करेंगे। धन्यवाद। स्वागत है डॉक्टर साहब। प्रणाम जी, धन्यवाद। शशांक जी का प्रश्न अभी बड़ा समसामयिक है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की, समाज की मौलिक आवश्यकता है। राष्ट्र या समाज का निर्माण एजुकेशन सिस्टम पर ही निर्भर है। हमारे समाज की अथवा राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इस पर ही देश के सभी नागरिकों का व्यक्तित्व तय होता है। शिक्षा प्रणाली ठीक ना होने पर, व्यवस्था ठीक ना होने पर नागरिकों के निर्माण की प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा खड़ी होती है और व्यक्तित्व का निर्माण के बजाय विध्वंस होने लगता है। तो नागरिकों के वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण हो, इसके लिए आवश्यकता है कि एक न्यायशील शिक्षा प्रणाली अपनाई जाए, न्याय संगत शिक्षा व्यवस्था अपनाई जाए। अन्यथा ऐसी घटनाएं जो अभी आपने कहा कि नीट के पेपर लीक हो गए, फिर अभी नेट के भी पेपर लीक हो गए हैं, भी आया है। अभी पीछे 18 जून को ही परीक्षा जो संपन्न हुई थी वो भी कैंसिल हो गई और बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ये देश की जानी मानी, इनके पेपर्स जब ये लीक होते हैं और उसमें भारी भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है और सब जांच वगैरह चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये विषय बहुत गंभीर है और ऐसी घटनाएं वास्तव में होती ही रहती हैं। ये तो जब कभी कोई घटना ट्रेस आउट हो गई, उजागर हो गई, तो आम जनता तक बात पहुंच गई, नहीं तो ये चलता ही रहता है। लोग सोचते हैं कि इस बार ही पेपर लीक हुआ, पेपर आउट हुआ, लोगों तक पहुंच गया, या एग्जाम में अपात्र लोग टॉप कर गए। ये तो लगातार हर एग्जाम में ऐसा हो रहा है
और वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट से लेकर आगे तक यूजीसी तक के सभी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सर्वत्र यही हाल है। तो ये कोई अचानक ऐसा हो गया, ये कहना या मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो निरंतर होता ही रहता है। आपको पता चल गई, बात मीडिया में आ गई, तो इधर उधर उथल पुथल थोड़ी मच गई, और वो भी थोड़े दिनों तक ये उथल पुथल, कुछ 8-10 दिन 15 दिन ऐसे माहौल आपको थोड़ा दिखाई देगा मीडिया में, हल्की फुल्की हलचल, राजनीतिक उसका फायदा उठाने की चेष्टा पक्ष विपक्ष के द्वारा, और उसके बाद ये धीरे धीरे सब शांत हो जाता है और चर्चा तक उसकी समाप्त हो जाती है। पिछली जितनी घटनाएं हुई, क्या उसमें कोई चर्चा हो रही है? नहीं। कोई उसकी बात उठाता है? इस साल का तो छोड़ो, जो पिछले वर्षों में ऐसा हुआ था उसका क्या हुआ? बड़े बड़े घोटाले, वो पहले भी मध्य प्रदेश में जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो तमाम बातें उजागर हुई थी मेडिकल एजुकेशन में, वो सब अभी तक वो नहीं निपटा है मामला, लेकिन सब साइलेंट है। उसमें कई हिंसा, हत्या सब हो गई, आत्महत्याएं हो गई, जाने क्या क्या हो गया, लेकिन धीरे धीरे बड़े बड़े घोटाले, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। थोड़े दिनों बाद वो तात्कालिक रूप से जिनको थोड़ी बहुत कानूनी कार्यवाही होती है, वो भी थोड़े दिनों में लीपापोती करके वो सब फिर से चुनाव लड़ने लगते हैं, फिर से सब बातें शुरू हो जाती हैं। काम सब क्यों का त्यों आगे चलता रहता है। तो वास्तव में कोई सोचता है कि इसको किसी विधि से रोक लेंगे, तो ये उचित नहीं है। ये एक फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए इसके लिए। जब तक आप प्रणाली सही नहीं करेंगे, तो आप ज्यादातर अभी लोगों का ध्यान ये जाता है कि कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार किया, कुछ लोगों ने पेपर लीक आउट कर दिया, ये व्यक्तियों की गलतियां हैं, किसी पदाधिकारी की गलती है, अथवा किसी मंत्री की गलती है, किसी नागरिक की गलती है, कोई प्रशासनिक लोग जिम्मेदार हैं इसीलिए। तो ये बात सर्वथा गलत है और व्यक्ति परक सोच का ये परिणाम हो सकता है। जो लोग सोच रहे हैं कि कोई भी जो अपराध है, कोई भी जो घटना है, दुर्घटना है, कोई भी गलत काम है, वो सब व्यक्ति करता है। तो आपको ये बता दें कि व्यक्ति जो जैसा है वैसा है। बिल्ली तो दूध पिएगी ही। अब बिल्ली कभी आपका दूध पी जाए तो आप मानेंगे कि बिल्ली दोषी है? नहीं, दूध रखने की व्यवस्था दोषी है। दूध को लाके आप खुला कमरे में रख दीजिए, अब बिल्ली आते जाते उसमें मुंह मारेगी, तो दोष बिल्ली का नहीं है, दोष आपकी जो दूध रखने की व्यवस्था है, आपकी लापरवाही नहीं। फिर वो दूसरे व्यक्ति पर दोष मार रहे हैं। दूध रखने वाला भी दोषी नहीं, उसने जो व्यवस्था अपनाई है उसमें गड़बड़ी है। व्यक्ति को टारगेट मत करें। ना तो दूध पी जाने वाली बिल्ली दोषी है और ना दूध को ऐसा रख देने वाला व्यक्ति दोषी है। फिर क्या दोषी है, कौन दोषी है? व्यक्ति दोषी ही नहीं होता। बस दूध रखने की जो प्रणाली अपनाई गई है, जो सिस्टम अपनाया गया है, जो व्यवस्था अपनाई गई है, जो नीतियां अपनाई गई हैं, जो नियम अपनाए गए हैं, उनमें कुछ दिक्कत है। उनका निर्माण, आपके नियम नीति निर्णय का निर्माण, आपके सिस्टम का निर्माण सही नहीं है, सत्यानुकूल नहीं होगा। तो उन तमाम बातों के परिप्रेक्ष्य में सिस्टम का निर्माण किया जाना चाहिए था कि बिल्ली
दूध खुला देखने पर पी ही जाती है, बच्चा खुली कापी देखकर नकल मार ही लेता है, पेपर बेचने वाले फायदा उठाने के लिए पेपर बेच ही देते हैं। चूहा दौड़ कर आया, बिल्ली पकड़ ही लेगी, ये सहज बात है। न चूहे की गलती न बिल्ली की गलती। गलती कहाँ है? व्यवस्था में है कि जहां चूहा पकड़ना है वहां बिल्ली लगाओ। ऐसी नीति अपनाओ कि जहां चूहा पकड़ना है वहां बिल्ली की नियुक्ति करो, और जहां चूहा बचाना है वहां पे खरगोश की नियुक्ति कर दो। दोनों लगभग एक ही प्रकार के तेज तर्राट प्राणी हैं, लेकिन दोनों की स्वाभाविक प्रवृत्ति अलग अलग है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों की आंतरिक इच्छा शक्ति अलग अलग है। तो कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर गुणैः, जब भी किसी कर्म का नियोजन करना चाहें तो नीति कैसी अपनाएं कि उसकी स्वाभाविक गुण दशा के अनुसार नियोजन करें। तो योजकस तत्र दुर्लभा, काम तो सब होंगे, आपकी नियोजन व्यवस्था सही नहीं है। हमने नीति आयोग को शिक्षा नीति भी दी हुई है न्यायशील, अगर वो चाहे तो ये सब आज ही रुक जाएगा। अब देखें, आज के डिजिटलाइज जमाने में जब ऑनलाइन सब सेवाएं उपलब्ध हैं, आप शिक्षा को इस तरह से क्यों चला रहे हैं? जब ई बुक्स बनाई जा सकती हैं, वो निःशुल्क सबको उपलब्ध हो जाएंगी, तो महंगी महंगी किताबें क्यों छापी जा रही हैं? ये तो वैसे सेंड कर दो सबके में, कह दो डाउनलोड कर लो। एक बात, जब ऑनलाइन ही शिक्षक सबको पढ़ा सकता है तो जरूरत क्या है फिजिकल शिक्षक की नियुक्ति की? जब ऑनलाइन परीक्षा हो सकती है तो फिजिकल पेपर क्यों बना के भेज रहे हो जो लीक हो जाता है? कहां जरूरत? आप पेपर पैकेट में भर के भेजे, रास्ते में किसी ने निकाल लिया, सील फिर से बंद कर दिया, और उस पेपर को बेच दिया, एक भी निकाल लिया तो कॉपी कर करके हजारों बेच देंगे लोग, और जब लाखों रुपए में बिक रहा। क्यों? वो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, एक बार उसमें एंट्री मिल गई तो डॉक्टर तो बन ही जाओगे किसी विधि से। तो जब डॉक्टर सीधे बन जाना है, अब बाहर बाकी जॉब मिलना मुश्किल है, तो इसमें हमने सुना 40-40 लाख रुपए में बेच दिया। एक एक कैंडिडेट से 40-40 लाख रुपए लिए गए थे, अभी कहीं समाचार में बता रहा। तो ये सारी भरत 40 लाख भी दे करके लोग अपने बच्चे को घुसा देना चाहते हैं डॉक्टर में जबरदस्ती, भले वो गंवार ही हो, प्रतिभाहीन हो, पात्रता बिल्कुल ना हो, घुस जाओ, पेपर लीक करा देंगे। तो अपात्र व्यक्ति को पेपर लीक करा के भी आप उसमें घुसा देंगे तो वो व्यक्ति कौन सा नेक काम करने वाला है? बिल्ली अपात्र है चूहों की रक्षा के लिए, दूध की रक्षा के लिए, तो जब उसकी नियुक्ति पैसे देके हो जाएगी, पेपर खरीद बेच के हो जाएगी, तो बिल्ली न दूध सुरक्षित रहेगा उसकी ड्यूटी पर, और ना ही चूहे। सीधे से सिद्धांत है, सत्य ये कहता है कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर गुणैः। भगवत गीता में आप कृष्ण का वचन पढ़ते हैं कि कर्मों का विभाजन कैसे होता है सत्यात्मक दृष्टि से, तो कहते हैं कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुवैर गुणैः। स्वाभाविक रूप से प्रभावशील गुणों के आधार पर आप पदों पर नियोजन करें तो पवित्र लोग मिलेंगे आपको, वो पेपर नहीं बेचेंगे। दूसरी बात,
ये 40-40 लाख रुपए में कोई पेपर खरीद क्यों रहा है, ये भी बता दो। इधर का मामला तो चलो ठीक है कि पात्र होगा तो नहीं बेचेगा, वो खरीद क्यों रहा, खरीदने वाले की भी चर्चा हो जाए। वो इसलिए क्योंकि आगे दूसरी चीजों में रोजगार उसको सुलभ नहीं है। तो जिस चीज में रोजगार की गुंजाइश दिखेगी उसमें जैसे तैसे भी घर जमीन जायदाद बेच के भी घुसने की चेष्टा होगी। अगर एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, एकोमोडेशन टू ऑल और प्रोटेक्शन टू ऑल, ये चारों जनाधिकारों का सिस्टम अगर न्याय संगत रूप से इसे एडॉप्ट किया जाए, अपनाया जाए, तो शिक्षा सबको मिलेगी ही, कोई पेपर क्यों खरीदेगा। रोजगार भी सबको मिल ही जाएगा। यहाँ 40 लाख कोई अपना क्यों फूकना चाहेगा, 40 लाख घर रखेगा, रोजगार तो वैसे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। जब रोजगार सबके लिए कंपलसरी होगा, प्रति परिवार एक रोजगार, परिवार माने कोई पति पत्नी उनके नाबालिग बच्चे, तो कोई बच्चा जो भी युवा है वो अपना शादी से पहले रोजगार के लिए 25 साल तक पढ़ाई करे, फिर उसके बाद एक रोजगार उसको 25 साल पूरा होने पर अनिवार्य रूप से देने की यदि संवैधानिक व्यवस्था हो, तो कोई इतना पेपर खरीदी, झूठ भरे, धोखा, नौटंकी, ये सब क्यों करना पसंद करेगा। लोग कहते हैं कि घर में माखन मिले तो बाहर क्यों जाए नंदलाला, भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, और लगी हो भूख तो ईमान डगमगाता है। तो दोनों का ईमान खरीदने बेचने वालों पर डगमगाया हुआ है। अब क्यों डगमगाया हुआ है आप समझ गए। लगी हो भूख तो ईमान डगमगाता है, तो ईमान सबका, राजा प्रजा सबका डगमगाया हुआ है, क्योंकि दोनों ही असुरक्षित है, दोनों असुरक्षित हैं, दोनों को ये फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि उनका भविष्य खतरे में है, राजा का भी प्रजा का भी। क्यों, जिस राजा ने प्रजा के लिए खड्डा खोदा है तो वो खड्डा उसके लिए भी खुद जाता है। कैसे, अरे जमीन में खड्डा है, जो कोई भी गुजरे खड्डा थोड़ी पहचानता है कि तुम राजा हो कि प्रजा हो, खड्डा नहीं पहचानता, वो समान भाव से गिराता है, समदर्शी है खड्डा। तुम राजा आके गुजर रहे हो कि प्रजा आके यहाँ से गुजरोगे, गिरोगे दोनों उसी गड्ढे में। तो जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है ज्यादातर तो पहले खुद ही गिर जाता है। आप देख लीजिए, पुराने राजाओं ने ना आपको शिक्षा दी ना रोजगार। मुगलों ने कितने साल शासन किया, कई सौ साल, है ना, 1526 से लेके और अंग्रेजों के आने तक। अंग्रेजों के टाइम पर भी कुछ मुगल बादशाह बने रहे, उसी पीढ़ी के ही, माने ऊपर से बाबर से लेके हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर ऐसे औरंगजेब तक। और आप कांस्टेंट देखें तो उतने दिनों में अगर उन्होंने शिक्षा दी होती तो मुगल आते ही नहीं, जहां रहते वहीं शिक्षा दे। अच्छा, मुगल आ गए तो मुगलों ने अगर यहां दे दी हो तो अंग्रेज नहीं आते। क्यों, जनता उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती, कहती तो मुगल ही बहुत बढ़िया है राजा, ये खड्डा नहीं खोद रहे हैं। पब्लिक कहती है हमारे लिए खड्डा नहीं खोद रहे हैं, तो बढ़िया बना रहे हैं प्लेटफॉर्म, एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, एम्प्लॉयमेंट का प्लेटफॉर्म, एकोमोडेशन का प्लेटफॉर्म, प्रोटेक्शन का प्लेटफॉर्म, यानी स्कूल, बैंक और बस्ती और हॉस्पिटल, सब वो आपको बना के ठीक से प्लेटफॉर्म चारों दे दें तो क्या होगा, आपकी समस्या ही खत्म हो जाएगी। आप दूसरा राजा क्यों बनाना पसंद करें, कहीं वही ठीक है। अभी भाजपा अगर 4 में से केवल 2 ही घोषित कर दे, शिक्षा रोजगार सबको अनिवार्य रूप से मिलेगा, बाकी वो अपने आप कर लेंगे, एकोमोडेशन प्रोटेक्शन सब कर लेंगे, बस्ती में घर भी ढूंढ लेंगे और इलाज भी अपना करा लेंगे, कुछ रोजगार बोल देंगे, शिक्षा देके रोजगार।
2 चीजें अनिवार्य घोषित कर दो, ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल तक शिक्षा और उसके बाद गृहस्थ आश्रम में एक रोजगार का संसाधन, संपदा, कृषि संपदा, वाणिज्य संपदा, राज संपदा, नेतृत्व संपदा। 4 ये संपदाएं जो समाज के अंदर। अब 5वां जो समाज से बाहर हो जाता है, अपराध किया तो उसके लिए वन संपदा है, उसे जंगल में छोड़ देते, कहते हैं अपना वहीं रहो और अपना जो लूटो खाओ, वहीं दिक्कत नहीं है, सब लूट खा ही रहे जंगल में, एक दूसरे को मार गिरा रहे हैं, कहीं शिकार है कहीं शिकारी है, तो शिकार शिकारी का खेल जंगल में होता है, तो वहां वन संपदा तुम्हारी जाओ। और कृषि संपदा किसानों की, वाणिज्यिक संपदा वैश्यों की, राजकीय संपदा क्षत्रियों की, और दिव्य संपदाएं मठ मंदिर गुरुद्वारा चर्च जितने भी हैं इनको आजाद कर दो ब्राह्मणों के लिए। अब ये शूद्र वैसे क्षत्रिय ब्राह्मण क्या हैं? ये वर्ण है, जातियां नहीं। ये 4 क्यूज है, PQ, IQ, AQ, SQ। आप सही व्यवस्था अडॉप्ट करके देखो। अगर बीजेपी ये घोषित कर दे कि सबको शिक्षा मिलेगी, प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक युवक को रोजगार एक अनिवार्य रूप से मिलेगा, जैसे 25 का होगा, पहले 25 तक शिक्षा देंगे। अब कोई से भी एग्जाम में बैठो, कुछ करो, सब एग्जाम फ्री है। अब पेपर में चाहे फेल हो चाहे पास हो, रोजगार मिलना है तुमको। भाई वाणिज्य के क्षेत्र में फेल हो जाओगे तो कृषि भूमि मिल जाएगी, राजकीय क्षेत्र में फेल हो जाओगे तो वाणिज्यिक लाइसेंस मिल जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र में फेल हो जाओगे तो राजकीय पद पे चले जाओगे, या और नीचे किसी में जहां पास हो जाओगे वहां चले जाओगे। तो ये कोई दिक्कत ही नहीं, आदमी का भविष्य सब सुरक्षित है, तो कोई पेपर आउट करना पसंद ही नहीं करेगा, बल्कि पेपर आउट करके किसी बड़े पद पे चले जाओगे तो वहां तुमसे काम ही नहीं होगा, वहां सस्पेंड हो जाओगे। इससे अच्छा है घर जाओ, आराम से अपना स्वभाव प्रभुर गुणाई जो बैठता है वो वाला काम करो, अपनी पात्रता अनुसार पद नियुक्ति करा के। जिस चीज के लिए तुम पात्र, अब मान लो पायलट तुम बन गए और वहां जैसे हवाई जहाज का तुमने हैंडल पकड़ा, हा? और हवाई जहाज उड़ाते ही ध्वस्त हो गया, तो कौन तुमको रखेगा भाई? हाँ? जिंदा ही नहीं बचेंगे तो बचने का सवाल ही नहीं। मान लो गिर पड़े, हल्का गिरे थे और फिर दोबारा कहेंगे फिर नहीं हम भी, अब अभी भी हम ही बने, तो आदमी कहेगा बस अब बैठ जाओ। मतलब ये है कि पात्रता के बिना पद नियोजन मूल समस्या है। शिक्षा में अगर शिक्षा को आपने इस तरह का बना दिया है कि वो शिक्षा के जरिए ही उसका जीवन चल पाएगा और वो किसी पर्टिकुलर शिक्षा में, तो वो उसकी खरीदी बिक्री प्रारंभ हो जाएगी। अगर हर शिक्षा कोई में भी एग्जाम पास करो रोजगार तुमको मिलेगा, सब में फेल हो जाओगे तब भी रोजगार मिलेगा, तो वो कहेगा फिर इतनी मारामारी की क्या जरूरत है, सरकार हमारे योग्य जो होगा हमको देगी ही, तो वो 40 लाख का पेपर क्यों खरीदेगा? अब खरीद के योग्य नहीं है, नहीं पास कर पाए तो वहां डॉक्टर ही ठीक से नहीं कर पाएगा, बाद में सस्पेंड ही हो जाएगा, तो घर भेजा जाएगा, तो वो कहेगा इसमें फिर कैरियर हमारा नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जब होल सोल व्यवस्था ही गड़बड़ है, एक संपूर्ण वर्णाश्रम व्यवस्था जो चाहिए सनातन धर्म की, अब आप हिंदू हिंदू हिंदी चिल्ला रहे हैं, हम हिंदू धर्म को मानेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नहीं, ये सनातन धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन। हिंदू धर्म को मानने से तुम जातिवाद में फंस जाओगे, पात्रता का उसमें कोई चिंतन नहीं है, न्याय का कोई कंसेप्ट नहीं है। हिंदू धर्म न तो एजुकेशन की अनिवार्यता की बात कर रहा है, न एम्प्लॉयमेंट की अनिवार्यता की बात कर रहा है। सनातन धर्म कहता है विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पहले इसे पढ़ाओ, फिर उसके बाद गुण कर्म विभाग सा जैसा ज्ञान गुण इसको शिक्षा के दौरान हो गया है, कौशल बढ़ गया है, उस तरह का इसको कर्म पद संपदा का मालिक बना के गृहस्थ आश्रम में भेजो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपो कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुर गुणै, भगवत गीता में देखिए कृष्ण का वचन है।
सनातन धर्म बहुत ठोस है और हिंदू धर्म क्या है, इन सब बातों के विरुद्ध चलता है। हिंदुत्व के नाम से एक बड़ा गंभीर कचरा बह रहा है। सनातन धर्म वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, हिंदू धर्म जाति व्यवस्था पर आधारित था। सनातन धर्म में आश्रम व्यवस्था थी, 4 श्रम निष्ठाएं थी, कर्तव्य थे, और ये विश्राम व्यवस्था में जी रहे हैं हिंदू लोग, कर्म से भाग रहे हैं। तो वो ज्ञान से भी भाग रहे हैं, कर्म से भी भाग रहे हैं, शिक्षा से भी भाग रहे हैं, रोजगार से भी भाग रहे हैं, फिर चोरी करके इनको खाना जीना पड़ रहा है, तो इसीलिए पेपर आउट हो रहे हैं। ये तुम्हारे धर्म का फॉल्ट है। तुम सोच रहे हो कि अभी कोई पेपर लीक हो गया है, ना ना, तुम्हारा धर्म ही पूरा लीक हो गया है, तुम्हारा सनातन धर्म नष्ट हो गया है, इसलिए पेपर लीक हो रहा है। ये मामला बड़ा है। तो पेपर नहीं लीक हुआ है, सनातन धर्म ग्रंथ ही लीक हो गया है। पूरी पुस्तक ही लीक हो गई और सब बह गया। अब जो है कचरा ओढ़े बैठे हो, अब उसमें तो भाई पेपर लीक होगा, एक दूसरे की किस्मत बेची खरीदी जाएगी, एक दूसरे के घर। अभी वो देखो बिहार में कोई नौकरी देके और जमीन लिखाता था, नौकरी जमीन के बदले नौकरी देता था कोई राजनेता, बीच में भी हल्ला मचा था। तो अब आप देखिए ये सब खरीदी बिक्री क्यों हो रही? क्योंकि राष्ट्रीय संविधान में ये लिखा ही नहीं है कि एजुकेशन टू ऑल होगा, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल होगा। अभी बाबा अम्बेडकर लोग सब लिख के बना के उठपटांग बातें चले गए और सारी प्रजा पागल हुई चली जा रही। अब कहते हैं संविधान बचाओ। अरे संविधान में सही बात लिखाओ, बचाओ नहीं, सही बात लिखाओ उसमें। एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, एकोमोडेशन टू ऑल, प्रोटेक्शन टू ऑल लिखो उसमें। राजकोष से चारों चीजें आपको दी जाएंगी, आप इसको लिखिए संविधान में, और जब आप इसको लिखेंगे तो जीवन अच्छा हो जाएगा, आप धन्य हो जाएंगे। पेपर लीक संविधान के कारण हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि पेपर लीक जो है नेता गड़बड़ है, नेता नहीं गड़बड़ है, आपका संविधान गड़बड़ है। संविधान में जब दुर्विधान बना हुआ है तो कैसे चलेगा? संविधान में सही नियम नहीं है, सही कानून नहीं है, सही व्यवस्था नहीं है, सही नीतियां नहीं है, नीति निर्देशक तत्व ही अंधे हैं। संविधान की भूमिका में लिखा है आर्थिक न्याय करेंगे, सामाजिक न्याय करेंगे, राजनीतिक न्याय करेंगे, ये उद्देश्य है संविधान का। अंदर इसके कोई कानून ही नहीं। आर्थिक न्याय का फिर कानून लिखो ना अंदर, जब फ्रंट में मुंह पे मतलब वो तो क्या है, सौंदर्य है, अब अंदर से बदबू आ रही। ये तो हो गया दरवाजे के सामने बढ़िया सुंदर सुंदर माला वाला टांग दिया और अंदर पूरे में कचरा, फोकसबाजी कि ऊपर से देवता और अंदर से दैत्य। तो ऐसा व्यक्तित्व ठीक नहीं है, ऐसा संविधान, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीतियां ठीक नहीं। तो पूरा सिस्टम ही तुम्हारा फाल्ट में चला गया है। अब तुम जो है इस्लामिक बने बैठे हो तो पेपर लीक होगा, ईसाई बने बैठे हो तो पेपर लीक होगा, हिंदू बने बैठे हो तो पेपर लीक होगा, सिख बने बैठे हो तो पेपर लीक होगा। तुम्हारा धर्म ही नष्ट हो गया है। सनातन न्याय धर्म, सनातन वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे होते और आज भी पालन करो। कोई एक भी गड़बड़ी हो जाए तो बताना, कोई एक गरीब, कोई एक अनपढ़ पकड़ा जाए। राम राज्य में सनातन धर्म को वापस लाने का राम प्रयत्न करते हैं तो क्या हो जाता है? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को बुध न लक्षण हीना, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। अब देखो सब शिक्षित, सब सुंदर, सब विविध शरीरा। पूरी चौपाइयां देखे राम राज्य की, रामचरितमानस में वर्णन है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुति नीति। वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। ले आओ वर्णाश्रम, निज निज वर्णाश्रम धर्म, निरत वेद पथ लोग। अपने अपने वर्णानुसार अपना श्रम कर रहे हैं, पात्रतानुसार।
कर्म कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं बची है। सब शिक्षित, सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी, नहीं दरिद्र को दुखी न दिया। कोई न दरिद्र है, न कोई बेरोजगार है, न कोई दीनहीन है, न कोई दुखी है। सब सुखी हैं, सब आनंदित हैं, सब मस्त हैं। किसी को कोई अभाव नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई गरीबी नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना, नहीं दरिद्र को दुखी न देना। सब पढ़े लिखे और सब समृद्ध। अब क्या है, ये ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम का वर्णाश्रम व्यवस्था है कि सबको शिक्षा दो। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल और फिर उसके बाद 25वें साल एक रोजगार दे दो। गुण कर्म विभाग साल, कृषि वाणिज्य राजनीतित्व में से एक कर्म उसको पकड़ा, उसके वर्णानुसार उसे काम करने दो, रोजगार हो गया उसका, बेरोजगारी खत्म। तो ये तो सब संभव है डॉक्टर साहब, बहुत आसानी से ये सब। और दूसरा हमने कहा कि डिजिटलाइजेशन, अगर ये डिजिटल फॉर्मेट में एजुकेशन सुलभ हो, डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा हो, तो पेपर उस तरह से ना बनेगा, ना लीक आउट होगा। एक क्वेश्चन आया, सॉल्व करो और आंसर नंबर लो। एक सॉल्व कर दोगे तब दूसरा आएगा, और वो अपने आप क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होने के बाद ही बनेगा, कंप्यूटर जनरेट करेगा। तो ये व्यवस्था हमने दी हुई है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम अपनाओ, ऑनलाइन परीक्षा लो, ऑनलाइन सब व्यवस्थित कर दो। और तात्कालिक हर क्वेश्चन अभी अंधेरे में पता ही नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं बता सकता कि आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो लीक आउट कैसे हो? लीक आउट क्या हो जाएगा? अभी आना ही, अभी बनना है, अभी मिलना है आपको। और लाखों स्टूडेंट बैठे, लाखों क्वेश्चन बना के दे देगा कंप्यूटर, तो सक्षम है। कहां परेशान हो रहे? वो सॉर्ट आउट करके आपके हिसाब से क्वेश्चन देता रहेगा, आप सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन वगैरह सब पहले से उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में अपलोडेड, सारी बुक ही अपलोडेड रहेगी, और वो सबसे उठा के अपने आप आपको क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और आंसर। ये कोई समस्या नहीं है। आज के जमाने में तो अभी सब कुछ डिजिटल एजुकेशन सिस्टम। हमने कहा डिजिटल करेंसी अपनाओ, सारे भ्रष्टाचार मिटाओ। हमने कहा डिजिटल वोटिंग सिस्टम अपनाओ, सारा वोटिंग का फर्जीवाड़ा मिटाओ, सारा खर्चा खत्म करो, जीरो करो। तो ये तो सब संभव है। ये सब हमने शिक्षा नीतियां दी हुई हैं जो फूल प्रूफ हैं। उस पर अमल करें, जिसको जरूरत है हमसे फिर से सरकार संपर्क करें, हमसे वापस फिर से हम भेज देंगे उसको। चाहते हैं तो आज ही मुक्त कर देंगे हम तो इनको, सारी समस्या से, खर्चे से भी मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार से भी मुक्त कर देंगे, उपद्रव से भी मुक्त कर देंगे, सब प्रकार की परेशानी से, जांच से, कार्यवाही से, पुलिस से, केस से, झंझट से, कोर्ट कचहरी से, वकालत से, सबसे मुक्त कर देंगे। घटना ही नहीं होगी तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शायद स्पष्ट हुई हो बात डॉक्टर साहब। धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में वर्णाश्रम व्यवस्था, पात्रतानुसार पद नियुक्ति और डिजिटल एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया। सभी श्रोताओं से नम्र निवेदन है कि ये महत्वपूर्ण बातें आप गौर से सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। सबको बधाई या धन्यवाद।